एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वह इंसान जो बचपन में तुम्हें संभालता था, अब तुम्हें उसे संभालना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता अब तुम पर निर्भर होने लगते हैं और तुम एक ऐसे रोल में आ जाते हो जिसके लिए तुम कभी तैयार नहीं थे। शुरुआत में लगता है कि यह सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन महीने सालों में बदल जाते हैं और साल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। तुम्हारी अपनी जिंदगी पीछे छूटने लगती है, शादी टल जाती है, करियर रुक सा जाता है और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को खोने लगते हो। यह किताब उसी सफर के बारे में है जहां माता पिता की देखभाल करते हुए इंसान अपनी खोई हुई पहचान को फिर से खोजता है। असली समस्या है रोल रिवर्सल। यह सिर्फ इतना नहीं है कि अब तुम फैसले लेने लगे हो, बल्कि यह एक गहरा मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। जिस इंसान को तुमने पूरी जिंदगी एक मजबूत सहारे और अथॉरिटी के रूप में देखा, अब उसे कमजोर और असहाय देखना आसान नहीं होता। यही सबसे बड़ा भावनात्मक झटका होता है। लेखक बताते हैं कि यह समय इसलिए मुश्किल बन जाता है क्योंकि न तो माता पिता यह मानना चाहते हैं कि वे अब दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं, और न ही तुम यह स्वीकार करना चाहते हो कि अब तुम उनके केयर गिवर बन चुके हो। दोनों तरफ एक तरह का इनकार मौजूद रहता है, लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार किया जाए, उतना ही रिश्ता बेहतर रहता है। इनकार सिर्फ भ्रम, गुस्सा और निराशा को जन्म देता है। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेम का चक्र बन जाता है। लगभग हर एडल्ट चाइल्ड के मन में एक ही सवाल चलता रहता है, क्या मैं पर्याप्त कर रहा हूं? क्या मेरे माता पिता खुश हैं? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए छोड़ देनी चाहिए? किताब एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाती है। गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी नहीं है। गिल्ट तब पैदा होती है जब तुम खुद से हर समय परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हो, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। एक को छोड़ना जरूरी है और दूसरे को अपनाना। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बहुत से लोग माता पिता की देखभाल करते करते इसे अपने लिए सजा बना लेते हैं। वे सोचने लगते हैं, मैं जितना ज्यादा त्याग करूंगा उतना ही अच्छा इंसान हूं। लेकिन यह सोच गलत है। केयर गिविंग को प्यार और सम्मान से निभाई जाने वाली जिम्मेदारी की तरह देखना चाहिए, न कि खुद को मिटा देने वाले बलिदान की तरह। जब तुम्हारे फैसले गिल्ट से चलने लगते हैं, तब छोटी छोटी बातें भी चिढ़ और नाराजगी पैदा करती हैं। फिर वही गुस्सा माता पिता पर निकलता है, जिसके बाद और ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। धीरे धीरे ये एक जहरीला चक्र बन जाता है और इस चक्र से बाहर निकलना ही इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी कदम है। समस्या नंबर 2, सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस के बीच का भ्रम। किताब का एक सबसे शक्तिशाली संदेश यह है कि अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो धीरे धीरे एक थका हुआ और टूट चुका केयर गिवर बन जाओगे। लेकिन समाज अक्सर सिखाता है कि माता पिता के लिए जितना ज्यादा त्याग करोगे उतने अच्छे बेटे या बेटी कहलाओगे। यही वजह है कि बहुत से एडल्ट चिल्ड्रन अपने लिए थोड़ा समय निकालने को भी सेल्फिश समझने लगते हैं। लेखक विस्तार से बताते हैं कि केयर गिवर बर्नआउट एक वास्तविक समस्या है। जब तुम अपनी जरूरतों, भावनाओं और खुशियों को लगातार नजरअंदाज करते हो तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक थकान एक साथ बढ़ने लगती है। इसके बाद न सिर्फ तुम्हारी सेहत प्रभावित होती है, बल्कि केयर गिविंग की गुणवत्ता भी गिरने लगती है और रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। इसलिए अपने शौक, अपनी रुचियां और अपनी छोटी छोटी खुशियों को बचाकर रखना कोई स्वार्थ नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो केयर गिवर खुद स्वस्थ और संतुलित होता है, वही अपने माता पिता की बेहतर देखभाल कर सकता है। समस्या नंबर 3, मुश्किल बातचीत और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। एक समय ऐसा जरूर आता है जब तुम्हें अपने माता पिता से ऐसी बात करनी पड़ती है जो उन्हें पसंद नहीं होती। शायद किसी बड़े मेडिकल डिसीजन की बात हो, शायद किसी नई व्यवस्था को स्वीकार करने की, या फिर कोई ऐसा नियम लागू करना हो जिससे वे सहमत ना हो। ऐसे क्षण भावनात्मक रूप से बहुत कठिन होते हैं। लेखक बताते हैं कि सच बोलना जरूरी है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि सच किस तरह बोला जाए। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सोचते हैं कि नरमी दिखाने से सच कमजोर पड़ जाएगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब सच को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ कहा जाता है तो सामने वाला उसे सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होता है। जब हम केवल तर्क या गुस्से के सहारे बात करते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपनी रक्षा करने लगता है, लेकिन जब बातचीत में सहानुभूति होती है तो स्वीकार करना आसान हो जाता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां माता पिता को किसी डॉक्टर की सख्त बातों से नहीं, बल्कि अपने बच्चों की समझदारी और संवेदनशील बातचीत से यह एहसास हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है। समस्या 4, सिबलिंग डायनेमिक्स और परिवार के भीतर बढ़ता तनाव। अगर परिवार में भाई बहन हैं तो केयर गिविंग अक्सर और भी जटिल हो जाती है। कोई दूर दूसरे देश में रहता है, कोई दूसरे शहर में, और कोई माता पिता के सबसे करीब होता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां आते ही पुरानी शिकायतें और बचपन की नाराजगियां फिर से सामने आने लगती हैं। लेखक समझाते हैं कि योगदान केवल एक तरह का नहीं होता। कोई आर्थिक मदद कर रहा होता है, कोई भावनात्मक सहारा दे रहा होता है, और कोई रोजमर्रा की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। हर भूमिका महत्वपूर्ण है। समस्या तब शुरू होती है जब ज्यादा जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति दूसरों को कम आंकने लगता है और बाकी लोग खुद को गलत समझे जाने के कारण रक्षात्मक हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत आम है। किताब सुझाव देती है कि परिवार के भीतर स्पष्ट और नियमित संवाद होना चाहिए। समय समय पर बैठकर या कॉल पर यह चर्चा करनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि केयर गिविंग के दौरान बचपन की पुरानी पहचानें और लेबल पीछे छोड़ दिए जाएं। बड़ा भाई, सबसे जिम्मेदार बहन, या हमेशा लापरवाह रहने वाला भाई जैसी पुरानी धारणाएं अक्सर समस्या को और बढ़ा देती हैं। जब परिवार वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देता है तभी एक मजबूत टीम की तरह मिलकर काम कर पाता है। समस्या नंबर 5, मेडिकल डिसीजंस का वेट। कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब तुम्हें कोई बड़ा मेडिकल डिसीजन लेना पड़ता है। क्या सर्जरी करानी है, किस डॉक्टर पर भरोसा करना है, होम केयर चुनना है या हॉस्पिटल। और उस समय तुम्हें साफ महसूस होता है कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम एक बेटा या बेटी हो जिसे अचानक पता चला कि अब माता पिता की जिंदगी काफी हद तक तुम्हारे फैसलों से जुड़ गई है। किताब में ऑथर बहुत क्लियरली कहता है कि तुम्हारा काम यह नहीं है कि हर बार परफेक्ट डिसीजन लो, बल्कि तुम्हारा काम है सही इंफॉर्मेशन जुटाना, अपने माता पिता की विशेष समझना और फिर उनके साथ मिलकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। बहुत से एडल्ट चिल्ड्रन सोचते हैं कि मेडिकल डिसीजंस का कोई एक बिल्कुल सही जवाब होता है, लेकिन असल में हर सिचुएशन में अनसर्टेनिटी होती है, ट्रेड ऑफ्स होते हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। कोई डिसीजन पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। सबसे अच्छा डिसीजन वही है जिसमें तुम फैक्ट्स समझो, पेरेंट्स की वैल्यूज जानो और फिर कॉन्शियस चॉइस लो। जो डाउट, फियर और अनसर्टेनिटी महसूस होती है वह नॉर्मल है और उसे एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। समस्या नंबर 6, इमोशनल प्रोसेसिंग और बर्नआउट। केयर गिविंग के दौरान बहुत बार तुम अपने इमोशंस को दबा देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि माता पिता की बीमारी या कमजोरी तुम्हारी अपनी फीलिंग से कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए तुम अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और थकान अंदर ही अंदर रोक लेते हो। लेकिन किताब में ऑथर बताता है कि इमोशनल सप्रेशन धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन बन जाता है। शुरुआत में लगता है कि तुम स्ट्रांग हो, कंट्रोल्ड हो, सब संभाल रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने इमोशंस को अंदर एक बंद डिब्बे में भरते जा रहे हो, और जब वह डिब्बा खुलता है तो सब कुछ बाहर आ जाता है। फिर किसी छोटी सी बात पर तुम अचानक चिल्ला देते हो और उसके बाद गिल्ट आ जाती है। यह एक टॉक्सिक साइकिल है। इसलिए किताब का सुझाव है कि अपने इमोशंस को छोटे छोटे सेफ वेज में प्रोसेस करो। जर्नल लिखो, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, अकेले बैठकर खुद को फील करने दो, या जरूरत हो तो रो लो। इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है। जब तुम अपने इमोशनल लोड को थोड़ा हल्का करते हो
तभी तुम एक बेटर केयर गिवर बन पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा अंदर का टैंक खाली नहीं रहता। समाधान, लेगेसी और मीनिंगफुल टाइम। किताब का एक बहुत सुंदर इंसाइट ये है कि केयर गिविंग सिर्फ मेडिसिन देने, खाना बनाने या अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने का नाम नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इमोशनल और रिलेशनल केयर है। अपने माता पिता की कहानियां सुनना, उनसे सीखना, उनकी यादों को संभालना, उनकी वैल्यूज को समझना, यही असली केयर है। किताब बताती है कि लेगेसी सिर्फ मनी या प्रॉपर्टी नहीं होती। लेगेसी मेमोरीज, विजडम और वैल्यूज भी होती हैं, जिन्हें तुम आगे की जनरेशन तक पहुंचा सकते हो। और ये लेगेसी तब बनती है जब माता पिता जिंदा होते हैं, जब तुम उनकी बातें सुनते हो, उन्हें समझते हो और उनके साथ रियल टाइम बिताते हो। किताब में एक केस स्टडी है एक केयर गिवर की, जो अपने दादा की देखभाल करता था और लंबे समय तक इसे सिर्फ एक बर्डन समझता रहा। लेकिन जब उसने महसूस किया कि दादा के पास समय कम है, तो उसे समझ आया कि उसने उन्हें सच में जाना ही नहीं। तब उसने अपना स्केड्यूल बदल दिया और हर शाम सिर्फ दादा की कहानियां सुनने में लगने लगा। उन कुछ महीनों की क्वालिटी टाइम ने उसके लिए एक लाइफ टाइम का लेगेसी छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि केयर सिर्फ बॉडी की नहीं, रिलेशनशिप की भी होती है। अंतिम समाधान, रिलीज करना और नई शुरुआत। किताब का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि केयर गिविंग तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। एक समय आता है जब यह अध्याय खत्म हो जाता है, चाहे माता पिता इस दुनिया से विदा हो जाए या फिर अपनी जिंदगी को दोबारा खुद संभालने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। वास्तव में वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि इस बदलाव को केवल एक संकट या अंत की तरह मत देखो, इसे एक नई शुरुआत और अवसर की तरह देखो। लंबे समय तक केयर गिविंग करने के बाद जो ग्रीफ आती है, वह सिर्फ किसी प्रिय व्यक्ति को खोने की नहीं होती, बल्कि उस पहचान को खोने की भी होती है जिससे तुम लंबे समय तक जुड़े रहे। क्या आप इस भाग या किताब के किसी अन्य विषय के बारे में और जानकारी चाहते हैं? केयर गिवर की, जो अपने दादा की देखभाल करता था और लंबे समय तक इसे सिर्फ एक बर्डन समझता रहा। लेकिन जब उसने महसूस किया कि दादा के पास समय कम है, तो उसे समझ आया कि उसने उन्हें सच में जाना ही नहीं। तब उसने अपना स्केड्यूल बदल दिया और हर शाम सिर्फ दादा की कहानियां सुनने में लगने लगा। उन कुछ महीनों की क्वालिटी टाइम ने उसके लिए एक लाइफ टाइम का लेगेसी छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि केयर सिर्फ बॉडी की नहीं, रिलेशनशिप की भी होती है। अंतिम समाधान, रिलीज करना और नई शुरुआत। किताब का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि केयर गिविंग तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। एक समय आता है जब यह अध्याय खत्म हो जाता है, चाहे माता पिता इस दुनिया से विदा हो जाए या फिर अपनी जिंदगी को दोबारा खुद संभालने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। वास्तव में वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि इस बदलाव को केवल एक संकट या अंत की तरह मत देखो, इसे एक नई शुरुआत और अवसर की तरह देखो। लंबे समय तक केयर गिविंग करने के बाद जो ग्रीफ आती है, वह सिर्फ किसी प्रिय व्यक्ति को खोने की नहीं होती, बल्कि उस पहचान को खोने की भी होती है जिससे तुम लंबे समय तक जुड़े रहे। अचानक वह भूमिका खत्म हो जाती है जिसने तुम्हारे दिनों को दिशा और अर्थ दिया था, लेकिन इसी जगह पर एक नया अवसर छिपा होता है। अब तुम खुद को फिर से पहचान सकते हो, फिर से बना सकते हो, सिर्फ एक केयर गिवर के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण इंसान के रूप में। किताब बताती है कि जो लोग इस बदलाव को समझदारी से स्वीकार करते हैं, वे अपने भीतर पहले से कहीं अधिक गहराई, करुणा और समझ विकसित कर लेते हैं, क्योंकि हर लॉस अपने साथ ग्रोथ की संभावना भी लेकर आता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि केयर गिविंग एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन इसे केवल त्याग की यात्रा नहीं बनना चाहिए। यह प्रेम, सम्मान और जुड़ाव की यात्रा होनी चाहिए। अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन गिल्ट का बोझ मत उठाओ। अपने माता पिता का ख्याल रखो, लेकिन खुद को मत भूलो। ऐसे मीनिंगफुल मोमेंट्स बनाओ जो आगे चलकर यादों और सीखों में बदल जाए।
और जब यह यात्रा पूरी हो जाए तो उसे एक सुंदर अध्याय की तरह याद करो, किसी दुखद कहानी की तरह नहीं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी यह नहीं सीख पाते कि किसी और की देखभाल करते हुए खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए, गिल्ट को कैसे छोड़ा जाए और इमोशंस तथा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। सिर्फ माता पिता के साथ उनका रिश्ता ही नहीं बल्कि खुद के साथ उनका रिश्ता भी बेहतर हो जाता है। ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली सीखों के लिए ऑडियो बुक 177 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या का जवाब अगली किताब में छिपा हो।